नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए भाग प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार टॉपिक हमारा रहेगा संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक कार्यप्रणालियाँ। संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक कार्य प्रणालियों की बात करते हैं हम। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या करती है? सामयिक मूल्यांकन करती है। संसदीय शासन व्यवस्था में सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन कार्यों का भी अवसर प्रदान करती है। यह भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। इसमें हम संस्थात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों की बात करने से पहले हम शासन के प्रकारों की बात करें। शासन के प्रकार, शासन के प्रकार, शासन के प्रकारों की बात करते हैं तो हमने मुख्य रूप से शासन के 4 प्रकारों की बात की। एक हमारा था राजतंत्र, दूसरा था कुलीन तंत्र और तीसरा था लोकतंत्र। हमने आज तक की शासन व्यवस्था में चौथा था हमारा तानाशाही। शासन के 4 प्रकारों की बात, शासन के 4 प्रकारों का अध्ययन किया। पूर्व में अध्ययन हमने कर लिया था, परंतु शासन के आज के समय में 2 रूप अधिक प्रचलित है। 2 रूप कौन से अधिक प्रचलित है? एक तो लोकतंत्र और दूसरा अधिकारिक तंत्र। लोकतंत्र व अधिकारिक तंत्र। आज हम शासन के रूपों की बात करते हैं तो 2 शासन तंत्र प्रत्यक्ष रूप में कार्य करते हैं। एक तो हमारा लोकतंत्र है, दूसरा हमारा अधिनायक तंत्र है। ये जो व्यवस्था है, 2 रूपों की जो व्यवस्था है, वर्तमान में हमारा जो चलन है, वर्तमान में पूरे विश्व में जो शासन व्यवस्था संचालित है, उनमें दोनों में हमारी ये व्यवस्था आजकल पूरे विश्व में संचालित है। लोकतंत्र की व्यवस्था पूरे विश्व में संचालित है। लोकतंत्र में शासन के 2 रूप पाए जाते हैं। लोकतंत्र में शासन के 2 रूप पाए जाते हैं। एक तो संस्थात्मक, दूसरा अध्यक्षात्मक। संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक। लोकतंत्र में भी 2 रूप शासन के पाए जाते हैं, संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक। लोकतंत्र का एक अन्य रूप है एकात्मक तथा संघात्मक। अब एकात्मक रूप हम अध्यक्षात्मक शासन को कहते हैं और संघात्मक रूप हम संस्थात्मक व्यवस्था को कहते हैं। राज्य और धर्म के आपसी संबंध और व्यवस्था के आधार पर लोकतंत्र के अन्य रूप भी हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे प्रमुख रूप आजकल 2 ही चलते हैं, संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक तथा एकात्मक और संघात्मक। यानी ये हो जाएगा हमारा एकात्मक, ये हो जाएगा हमारा एकात्मक और ये हो जाएगा हमारा संघात्मक। यानी संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक। ये शासन व्यवस्था के आजकल 2 रूप संचालित है। 2 रूपों में संस्थात्मक व्यवस्था है। ये जो सरकार की व्यवस्था है, ये 2 रूप है। ये 2 रूप 3 प्रकार की सरकार के हैं। 3 प्रकार से सरकार के अंग है। एक हमारा कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका। ये हमारे जो शासन के 2 रूप है, ये अपनी सरकार को 3 अंगों से संचालित करते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। बस इनमें अध्ययन ये रहता है संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हमें अध्ययन के लिए इन तीनों रूपों को पढ़ना है। जहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधित हो उसको हम कहते हैं संस्थात्मक।
जहां दोनों पृथक पृथक हो उसे हम कहते हैं अध्यक्षात्मक। संस्थात्मक का उदाहरण हम भारत और ब्रिटेन को ले सकते हैं, अध्यक्षात्मक का उदाहरण हम अमेरिका की शासन व्यवस्था को ले सकते हैं। अब हम जो हमारा अध्ययन का बिंदु है संस्थात्मक शासन व्यवस्था, अब जो हमारा अध्ययन बिंदु है संस्थात्मक शासन व्यवस्था। संस्थात्मक शासन व्यवस्था कौन सी है? संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्या है? यह शासन का वह प्रकार है, जैसा मैंने शुरू में बताया, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वो संस्थात्मक शासन व्यवस्था है। और जिसमें दोनों अंग पृथक पृथक होते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो हम चूंकि बात कर रहे हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था, हम बात कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था। यह शासन व्यवस्था का वह रूप है, जैसा मैंने शुरू में बताया, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राजनीतिज्ञ गार्नर के अनुसार संस्थात्मक वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय संसद, भारत में लोकसभा कहते हैं, अंतिम रूप से निर्वाचन मंडल के प्रति और राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायित्व होता है। राज्य का प्रधान, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो नाम मात्र का और अनुत्तरदायी होता है। इसी प्रकार गेटल लिखते हैं, संस्थात्मक शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि आधुनिक राज्यपालिका में, आधुनिक राज्यों में व्यवस्थापिका के दो सदन हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। अतः मंत्रिमंडल वास्तव में उस सदन के नियंत्रण में रहता है जिससे वह वित्तीय मामलों में अधिक शक्ति प्राप्त होती है और वित्तीय मामलों में अधिक शक्ति निम्न सदन को प्राप्त होती है, जो निर्वाचकों से सीधे ढंग का प्रतिनिधित्व करता है, जो निर्वाचकों से सीधे चुन के आते हैं। इस शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था या हम उत्तरदायी शासन व्यवस्था के नाम से पुकार सकते हैं। इसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती, सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल या कैबिनेट नाम की एक समिति में निहित होती है। इसलिए हम संस्थात्मक शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण, इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण हम क्या कह सकते हैं? उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकार सकते हैं। ये तो हमारा शासन व्यवस्था, संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्या है उसका अध्ययन था। दूसरा है संस्थात्मक शासन व्यवस्था, व्यवस्था का व्यवहारिक महत्व। संस्थात्मक शासन व्यवस्था, संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप। संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप। व्यवहार में हम संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्या समझ पाते हैं, ये हमारा अध्ययन रहेगा। इसमें शासन का प्रधान, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में शासन का प्रधान राजा या राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। ब्रिटेन में राजा, भारत में राष्ट्रपति। इस शासन व्यवस्था में वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद द्वारा कार्य किया जाता है। लोकप्रिय तथा निम्न सदन के प्रति, निम्न सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, राज्य का प्रधान उसी राजनीतिक दल का नेता प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मंत्रिमंडल को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधार पर काम करना होता है। इसलिए प्रधानमंत्री साधारणतः अपने को राजनीतिक दल से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। साधारणतः मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक होता है, किंतु प्रधानमंत्री किसी ऐसे सदस्य को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है जो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो। शर्त यह है कि उसको मंत्रिमंडल के 6 माह में व्यवस्थापिका का सदस्य का निर्वाचन करना पड़ता है।
इस मंत्री को संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि में व्यवस्थापिका का सदस्य बनना आवश्यक होता है। भारत में यह अवधि 6 माह है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका में उपस्थित होकर कानून निर्माण के कार्य में भाग लेते हैं। व्यवस्थापिका प्रश्न पूछने तथा आलोचना करने के आधार पर मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। विशेष परिस्थितियों में व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को भी पदच्युत कर सकती है। मंत्रिपरिषद को भी यह अधिकार होता है कि वो राज्य के प्रधान को व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के विघटन की सिफारिश करे। इंग्लैंड, भारत आदि देशों में संस्थात्मक शासन व्यवस्था की पद्धति अपनाई गई है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की पद्धति है। नेक्स्ट हम करते हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसमें हम नंबर 1 बात करते हैं। नंबर 1 हमारा अध्ययन रहता है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में भेद। नंबर 1 नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में भेद। नाम मात्र की कार्यपालिका भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राजा। वास्तविक कार्यपालिका दोनों देशों में मंत्रिपरिषद होती है। इस शासन व्यवस्था में नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका का सीधा सा मतलब राष्ट्रपति या ब्रिटेन में राजा से लिया जा सकता है। नाम मात्र की यह कार्यपालिका इंग्लैंड में सम्राट की तरह वंशानुक्रम तथा भारत में राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित होती है। प्रत्येक स्थिति में सैद्धांतिक तौर पर वह शक्ति संपन्न होती है, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार नहीं कर सकती। व्यवहार में उसकी उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। नंबर 2 व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, क्योंकि यह शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व साधन के रूप में कार्य करती है। इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर होती है। जब तक व्यवस्थापिका है तब तक कार्यपालिका है। इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक न होकर घनिष्ठ रूप से कार्य करती है। कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से ही की जाती है। व्यवस्थापिका में बहुमत दल प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों में से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है। दूसरी ओर कार्यपालिका केवल प्रशासन संबंधी कार्य नहीं करती, बल्कि कानून निर्माण से संबंधित सभी कार्यों में भाग लेती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के घनिष्ठ संबंध में यह बात भी सम्मिलित है। यदि कार्यपालिका यह सोचती है कि व्यवस्थापिका जनता के हितों का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, तो कार्यपालिका को यह अधिकार होना चाहिए कि वो कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान को व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन को विघटन का परामर्श दे। नंबर 3 है कार्यपालिका के कार्यकाल की अवधि। कार्यपालिका के कार्यकाल की
अनिश्चितता। व्यवहार में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु अगर वो सदन में बहुमत प्राप्त नहीं है तो उसको 5 वर्ष से पूर्व गिराया जा सकता है। इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त है। नंबर 4, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करने वाले मंत्री सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। संसदीय शासन का नियम है सब एक के लिए तथा एक सबके लिए। जैसे कहावत है, वो इकट्ठे ही तैरते हैं और इकट्ठे ही डूबते हैं। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल जब एक निर्णय हो जाता है तो प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह संसद तथा जनता में समर्थन करे, चाहे मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय से वो सहमत हो या असहमत हो। मंत्रिमंडल जनता, विधानमंडल कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के सम्मुख एक इकाई के रूप में कार्य करता है। नंबर 5, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रबंधक होता है, अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्व है कि वो सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सारे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में देश का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। लोस्की के शब्दों में मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। संसद के निम्न रूप से बहुमत दल का नेता होने के कारण वह सदन का नेता कहलाता है। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन के गुण। संसदात्मक शासन के गुण। संस्थात्मक शासन के गुण। संस्थात्मक शासन में कुछ प्रमुख गुण हैं। नंबर 1 है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य। नंबर 1 व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग और सामंजस्य। ये हमें संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण इससे अगले वाले वीडियो में करने हैं। आज हमने जो हमारा मुख्य टॉपिक था संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझने के लिए उनके पहले शासन के 4 रूप थे: राजतंत्र, पुलिसतंत्र, लोकतंत्र या अधिनायक तंत्र या फिर अधिनायक तंत्र। वर्तमान में इन 4 रूपों में 2 ही शासन के तंत्र संचालित है: अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र। लोकतंत्र में भी वर्तमान में लोकतंत्र संचालित है। लोकतंत्र में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है: एक संस्थात्मक, एक अध्यक्षात्मक, एक एकात्मक, एक संस्थात्मक। ये दोनों व्यवस्थाएं सरकार के 3 अंगों द्वारा कार्य करती हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका।
संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के उत्तरदायी, अध्यक्षात्मक में शामिल है। हमने फिर संस्थात्मक शासन व्यवस्था को समझा, ये सेल रोपण सरकार शासन के प्रकार है और उनके अंगों के बारे में समझा। फिर हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक रूप, फिर हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता पढ़ी। विशेषता में एक विशेषता थी नामात्मक तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद। नंबर 2, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। नंबर 3, कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। नंबर 4, सामूहिक उत्तरदायित्व। नंबर 5, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। नंबर 6, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ये हमने आज इस शासन व्यवस्था में हमने एक और हमारा शासन का पढ़ा, दूसरा हमने लोकतंत्र को पढ़ा, तीसरा हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था को पढ़ा, चौथा हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था के व्यवहारिक रूपों को समझा, पांचवा हमारा संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। इस इतना अध्ययन हमने आज किया, बात कल करेंगे। इसको आप पढ़ते रहे और ध्यान से नोट्स बनाकर पढ़ाई कीजिए ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। थैंक यू।